हेलो दोस्तों, जय भारत, जय मूल निवासी। आप देख रहे हैं सचिव पोल न्यूज़ की तरफ से। सचिव पोल न्यूज़ जय भारत मूल निवासी चैनल पर आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में शाकाहित मुक्ति आंदोलन का याचिका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उस पर बड़े ही एक नाटकीय ढंग से उसको खारिज किया गया और उस पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया। यह कितना संवैधानिक है, कितना उचित है, इस संदर्भ पर हम विचार करेंगे और देखेंगे क्या सच में न्यायपालिका, जो हमारे देश की न्यायपालिका है, क्या सच में वो संविधान के अनुकूल काम कर रही है या वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है। इस पर हम देखेंगे। पहले कड़ी में हम बौद्ध भिक्षु सुहीद रत्न को सुनेंगे और आइए हम इस पर विचार करते हैं और देखते हैं कैसे क्या हुआ और इसका मतलब क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे और आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली होगी, भारत में जो न्यायपालिका है, मैं पहले भी बता चुका था, फिर आगाह कर रहा हूँ कि यहाँ भारत मूल निवासियों को, ओबीसी, SC, ST को भारत की समस्या पर और भारत की न्यायपालिका की सोच पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और यदि वो गंभीरता से विचार नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में जिस तरह के हरकतें पुलिस प्रशासन से लेकर न्यायिक की कुर्सी पर जज जो बैठे हुए हैं, उनका हरकत जो आता है, डिसीजन जो आता है, वह भारत मूल निवासियों के हित में नहीं है, बल्कि संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उनको गुलाम बनाने की ओर ले जा रहा है। इस देश में, भारत में लोकतंत्र खतरा होने की बात कुछ जज लोग, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग ही आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को आगाह करने का काम किया था। और अब सुप्रीम कोर्ट के जज ही बैठ करके कुर्सी पर जब सबूतों की बात की जाती है और न्याय व्यवस्था की बात की जाती है और तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाती है, यहाँ की मनुवादी सोच के लोग, चाहे वो जज है या पुलिस हो या प्रशासन, उसको अपराधी बनाने पर, उसको फंसाने पर और जुर्माना लगाने पर आमदा हो जाते हैं। तो इन्हीं सवालों को घेरे में लेते हुए यह कितना न्यायिक है, कितना उचित है या इसका क्या मतलब है, इससे देश के मूल निवासी ओबीसी, SC, ST के लोगों को क्या मिलने वाला है, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इस पर हम आज विचार करेंगे। पहले आइए हम बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी को सुनते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है
वो किस तरह की बात कह रहे हैं, क्या हुआ। आइए पहले हम उनको देखते हैं, पहले उनको सुने और इसके बाद फिर हम विचार करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब से विरासत की लड़ाई भारत में शुरू हुई, पूरे देश भारत के बौद्ध अम्बेडकरवादी सामाजिक लोग अपने हकों की रक्षा के लिए आगे आए और उन्होंने धरना प्रदर्शन के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से, ज्ञापन देने के माध्यम से संघर्ष किया। हम लोग इतना ही नहीं रुके, हम लोग भारतीय संविधान का जो तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, उसके तहत हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमें डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। आज की वो तिथि है, आज सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं हमारी सुनवाई पर लगी थी। डॉक्टर अम्बेडकर बोधिकुंज फाउंडेशन मुंगेर बिहार, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र बिहार, ये सारी याचिकाएं आज सुनवाई पर लगी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में हमें सुना और सुनने के बाद सभी याचिकाकर्ताओं को बहुत लताड़ा, कहा कि जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कर चुका है तो उसी मसले पर आप दोबारा याचिकाएं क्यों लगा रहे हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री को कोटेड करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि देश भारत को कमजोर करने के लिए, राम मंदिर ना बनने के लिए जिस तरह से विदेशी फंडिंग हो रही है, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये लोग भी विदेशी फंडिंग जुटा रहे हैं, इसलिए बार बार याचिकाएं कर रहे हैं। हमारे दोनों याचिकाकर्ताओं को बहुत फटकारा और बहुत उनको बुरा भला कहा। सुप्रीम कोर्ट यहीं तक नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के खिलाफ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और सीबीआई जांच कराने की मांग की, पता किया जाए कि लोगों को विदेशी फंड कितना मिला है। विचार करिए भारत के लोगों, भारत के समतावादी, मानवतावादी, बुद्धवादी, अम्बेडकरवादी विचार करिए कि भारतीय संविधान का तीसरा स्तंभ होता है न्यायपालिका, और न्यायपालिका एविडेंस नहीं देख रहा है, अवशेष नहीं देख रहा है, कार्बन रेटिंग नहीं करा रहा है, हिस्ट्री का कोई ज्ञान नहीं उसे, साहित्य नहीं पढ़ रहा है और मनमाने तरीके से हम लोगों के हकों को, हमारे अधिकारों को, हमारे मान सम्मान को कुचल रहा है। मुझे अब हाई कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं रहा। मैं भारत के बौद्धों से, मानवतावादी लोगों से, विज्ञानवादी लोगों से, तर्कवादी लोगों से आह्वान करता हूं कि अब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चक्कर में ना पड़े, आप सीधे जनता की अदालत में पहुंचे और जनता की अदालत ही इनकी मति को ठिकाने लगा सकती है। हम सब लोग आहत हैं, बहुत दुखी हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हम बौद्धों की कोई नहीं सुनी, एक भी नहीं मानी। हम लोग बहुत आहत हैं। अब हम लोग निराश नहीं होंगे, हम लोग हिम्मत नहीं खोएंगे, हम लोग अपनी आशा नहीं खोएंगे। हम संविधान के दायरे में इसका विरोध करते रहेंगे। जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा, हम लोगों का नाम कायरों में नहीं, हम लोगों का बहादुरों में लिखा जाएगा। इस आंदोलन में जितने भी लोग सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक लोग इस आंदोलन का साथ दे रहे हैं, मैं सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग हमारे आह्वान पर हमारे साथ लगे रहते हैं। आज बहुत बुरी खबर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जुर्माना लगाया है कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी, आप सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के खिलाफ चले आए। इससे बुरा दिन कुछ नहीं हो सकता। ये लोग तक साथ लगे रहते हैं। आज बहुत बुरी खबर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जुर्माना लगाया है कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी, आप सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के खिलाफ चले आए। इससे बुरा दिन कुछ नहीं हो सकता। साथ लगे रहते हैं। आज बहुत बुरी खबर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जुर्माना लगाया है कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी, आप सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के खिलाफ चले आए। इससे बुरा दिन कुछ नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है। देश तानाशाही और लोकतंत्र की खिलाफत के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे बहुत दुख है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे और हम अपने अधिकारों के लिए, अपनी विरासत के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बौद्धों को बहुत बुरी तरह से देश भारत के अल्पसंख्यक चातुर्य वर्ण व्यवस्था को मानने वाले मात दे रहे हैं, हरा रहे हैं, क्योंकि वो इस समय ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहां से वो हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन
अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना ये बौद्धों की जिम्मेदारी है। साकेत मुक्ति आंदोलन ने बैठक करके ये निर्णय लिया है कि भारत के बाहर जितने भी ऐसे देश हैं जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा है, जिन्हें बुद्ध की विचारधारा पर भरोसा है, याद रखना दुनिया के बौद्धों के लिए तीर्थ स्थान पूरा भारत होता है। दुनिया में जितने भी बौद्ध रहते हैं, जब भी उनका मन सुकून चाहता है तो वो बोध गया आ जाते हैं, सारनाथ आ जाते हैं, लुम्बिनी आ जाते हैं, श्रावस्ती आ जाते हैं। उन सभी बौद्धों के बीच में मैं अपील करूंगा। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ सलाहकार लोगों ने बताया कि साकेत मुक्ति आंदोलन की टीम को थ्रू दूतावास हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाएं। हम लोगों का ज्ञापन तैयार हो गया है। अभी चूंकि दूतावास में जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है दिल्ली में, जितनी भी एम्बेसीज बनी हैं उन सभी एम्बेसीज में मैं ज्ञापन दूंगा और उस ज्ञापन में ये दिखाने का, दर्शाने का प्रयास करूंगा कि भारत के बौद्धों के साथ कितना अन्याय होता है। उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है, उनकी छाती पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। ये सारे ज्ञापन तैयार कर लिए गए हैं साकेत मुक्ति आंदोलन की तरफ से। और जैसे ही हमें एम्बेसी में जाने का, राजदूत से मिलने का मौका मिल जाएगा, हम 20 लोगों की टीम, जिसमें 15 बौद्ध भिक्षु होंगे और 5 हमारे वरिष्ठ उपासक लोग होंगे, 20 लोगों की टीम एम्बेसी राजदूत से मिलेगी और राजदूत के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी बात पहुंचाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका जब भारत से निवेदन करेगा, विनती करेगा कि आपके देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में देश भारत में बौद्ध भी रहते हैं, बुद्ध पर विश्वास रखने वाले भी रहते हैं, उनके साथ जो दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर आप क्या करेंगे? तो इस सरकार को मेरी बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। आप सभी लोग हमारा साथ दें। हम लोगों ने मंत्रणा कर ली है और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए एम्बेसी के पास पहुंच रहे हैं। जैसे ही कोरोना काल कम होगा वैसे ही हमारी टीम एम्बेसी निकलेगी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत सरकार पर पड़ेगा और भारत सरकार बौद्धों की बात सुनेगी। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आप सुन रहे थे सुमित रतन बौद्ध भिक्षु भंते जी को। इन्होंने अपनी विपदा बताई, सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ उसके एक एक पल की खबर को आपके सामने इन्होंने पेश किया। दोस्तों, इनकी बातों को आपने समझा होगा और मेन पॉइंट ये है जो आपको याद दिलाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जो बैठे हैं वो ये कह रहे हैं आके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ फैसला जो दे दिया गया है उसके खिलाफ जाने का। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिया है और उसके खिलाफ आप जा रहे हैं तो 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, इसलिए ताकि आप दोबारा गलती न करें। अब सवाल ये उठता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज जो एस.आर. गंगोई जी की जो 5 जजों की जो बेंच थी, जो फैसला सुनाया वो क्या संवैधानिक था, क्या सबूतों के आधार पर था? दोस्तों, सवाल यहीं पर गंभीर बनता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय जी, आपने यदि
संवैधानिक फैसला सुनाया होता, सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया होता, न्याय का गला नहीं घोटा होता, लोकतंत्र की हत्या नहीं की होती, तो आपके खिलाफ कोई नहीं जाता। सवाल राम मंदिर का नहीं है, सवाल सबूतों के आधार पर आप जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाते हैं या अपराध और पाखंड को बढ़ावा देते हैं। सवाल यहां है। आपने अपने फैसले में यह भी माना कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद गिराई गई वो कानूनन अपराध था, गैर कानूनी था। और आपने अपने फैसले में यह भी माना कि 22-23 मार्च 1949 को चोरी छुपे गैर कानूनी तरीके से जो रामलला की मूर्ति रखी गई वो गैर कानूनी थी। आपने ये भी माना कि कोई निर्जीव कानूनन व्यक्ति नहीं हो सकता। ये तीनों बातें आप मानते हुए एक अपराध, कानूनन अपराध करने वालों के पक्ष में और चोरी छुपे रामलला की मूर्ति रखने वालों के पक्ष में आपने राम मंदिर बनाने का फैसला सुना दिया। सिर्फ न्याय प्रक्रिया और संविधान का गला घोटते हुए आपने फैसला सुनाया। इसलिए आपके फैसले पर सवाल उठता है। इस संबंध में मैं 2 पहलू दिखाऊंगा कि आपने फैसला जो सुनाया वो कितना संवैधानिक और कितना सबूतों के आधार पर है। हम लोग राम के खिलाफ नहीं, हम लोग खानदान राम को पूजता है, पूजता रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राम के नाम पर आतंक और संविधान के खिलाफ काम करने वाले, क्या यही राम भक्ति है? यही राम भक्ति है? यही राम राज है? आपको सबूत देखना चाहिए था, प्रक्रिया देखना चाहिए था, आपको जांच कराने का आदेश देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। मैंने कई बार इस बात को दिखाने की कोशिश की और ये लोग भी समझदारी से प्रक्रिया को समझने में कमी करते हैं। मेरे पास ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है, पहला बिंदु। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है और उत्तर प्रदेश में मैं उन लोगों के लिए दिखाना चाहता हूं जो लोग इस साकेत मुक्ति आंदोलन के प्रक्रिया को, मुकदमे को लड़ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। और जज महोदय जी, आप भी यदि सच्चाई के लिए हिम्मत है, संवैधानिक हिम्मत है, तो इसको देखिए। फैजाबाद के बगल में जो अयोध्या बसी है, उसके बगल से, उसके किनारे से जो नदी गुजरती है उसका नाम सरयू नहीं, घाघरा नदी है। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा गवाह है। यानी अयोध्या जो है, जिसको अयोध्या कहा जाता है, वो सरयू नदी पर नहीं, घाघरा नदी पर बसा है। इस नक्शे को टटोल करके और उत्तराखंड से लेकर फैजाबाद से गुजरते हुए उस नदी के नक्शा को ध्यान से देखिए। मैंने पेन से अंडरलाइन कर दिया है कि जो उत्तराखंड से आते हुए हिमालय की तरफ से, नेपाल की तराई से आते हुए वो नदी, घाघरा नदी, वो जो है जब बक्सर बिहार के तरफ जाती है वहां तक इसका नाम घाघरा नदी है। और
सरयू नदी के विषय में इस घाघरा नदी को एक झूठा डिमोरलाइज प्रचार किया गया। यह नक्शा इस बात का गवाह है, सबूत है कि वो नदी घाघरा नहीं, घाघरा है, सरयू नदी नहीं है। और जब सरयू नदी नहीं है, रामायण में सरयू नदी पर बसी अयोध्या में रामलला और राम जन्मभूमि और रामराज की बात की गई है, जो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के जकार्ता। वहां सरयू नदी भी है और वहां सुमेरु पर्वत भी है और वहां अयोध्या की राजधानी भी है राम की। भारत में आप दूसरे पॉइंट को इसको देखिए, और इसके दूसरे पॉइंट को देखिए। ये जो लिखा हुआ है, पेन से अंडरलाइन किया हुआ है, उत्तर प्रदेश में नदियों के नाम, उत्तर प्रदेश में नदियों के नाम स्पष्ट दिखाई दे रहा है और मैं पढ़ के सुना देता हूं। उत्तर प्रदेश में जिन नदियों का नाम है, गंगा, जमुना, रामगंगा, बेतवा नदी, राप्ती, चंबल, गोमती और घाघरा। पूरे उत्तर प्रदेश में सरयू नदी है ही नहीं है। ये नक्शा, ये एटलस, ये भौगोलिक ग्राफ इस बात का प्रमाण है। और माननीय महोदय, जज महोदय जी, आप एक झूठ के द्वारा प्रचार किए गए राम के कहानी का मंदिर बनाने का फैसला बिना बुनियाद के, बिना सबूत के आपने सुना दिया है। इसलिए आपके फैसले पर सवाल उठता है और इसलिए लोग याचिका लगाते हैं और झूठ पर पर्दा डालने के लिए आप यह कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ आने के लिए 1-1 लाख का जुर्माना लगा देते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या और न्याय प्रक्रिया की हत्या आप जज की कुर्सी पर बैठकर कर रहे हैं। आप अपने दिल से सोचिए कि आप किसके इशारे पर कर रहे हैं। ये सबूत है, आपको सबूतों के आधार पर काम करना चाहिए, जांच करानी चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन जांच नहीं कराते हैं। कुछ शासक और प्रशासन और नेताओं के इशारे पर आप न्याय प्रक्रिया की गला घोट देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ जाने की। सवाल राम मंदिर का नहीं है, सवाल झूठ और पाखंड को बढ़ावा देने का है, बिना सबूत के आधार पर न्याय प्रक्रिया के गला घोटने का है। माननीय महोदय जी, आप जज की कुर्सी पर बैठकर संविधान और न्याय प्रक्रिया का गला घोट रहे हैं, इसलिए आपके न्याय व्यवस्था पर सवाल उठता है। और दूसरा प्रूफ दिखाता हूं, इस देश के देखिए, उसी नक्शे को ये जूम करके दिखाया है। अगर छोटा छोटा है तो ये बड़ा बड़ा दिखाई देता है उस घाघरा नदी के विषय में, जिसको अभी हमने बताया है। ये उत्तर प्रदेश में कहीं भी सरयू नदी नहीं है। सरयू नदी किसी खास कारण से उसका एक झूठा प्रचार है। उस अयोध्या से राम के कहानी से कोई लेना देना नहीं है। राम की कहानी इंडोनेशिया में है।
जहाँ की सरजू नदी भी है, और वहाँ के लोग इस बात को मानते हैं कि इंडोनेशिया के लोग आकि जो है हमारे राम वहाँ ऐतिहासिक राजा थे। भगवान नहीं मानते हैं, ऐतिहासिक राजा मानते हैं। और ये भारत में उत्तर प्रदेश का नक्शा इस बात का गवाह है कि फैजाबाद के पास से जो नदी बहती है वो सरजू नहीं, घाघरा नदी है। अब आइए दूसरे बिंदु पर, आपके न्याय प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठता है, इसलिए इसको मैं अब दिखाता हूं। इसको ध्यान से देखिए, ये वो पेपर है जिस एएसआई के बारे में, पुरातत्व विभाग के बारे में आपने अपने फैसला में कहा है कि हम पुरातत्व विभाग के एएसआई के रिपोर्ट को सम्मान करते हैं, दरकिनार नहीं कर सकते। उसी एएसआई के रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, सबसे प्राचीन अवशेष जो मिले हैं 1000 BC टू 300 BC, यानी 1000 BC से पहले का अयोध्या में कोई अवशेष नहीं मिला है। ये पुरातत्व विभाग का रिपोर्ट जो है ये बता रहा है। मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि लोगों को देखने में आ जाए अच्छा से। और इसका जो है ये जो कॉपी जो है, मैं इसको जूम जो किया हूँ, ये साफ साफ ये जाहिर करता है कि जो है आप जो दिखा रहे हैं और ये डांट रहे लोगों को, ये सवाल उठता है। ये आपके पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है और उसी का ये जूम किया हुआ भाग है। 1000 BC टू 300 BC, 1000 BC से पहले का वहाँ कोई अवशेष नहीं है। इसका मतलब हो गया कि जो है आज से 3000 बरस से पहले का अयोध्या में उस साकेत में कोई अवशेष नहीं है। और इसी का सच्चाई का सपोर्ट करते हुए कनिंघम से लेकर के अभी तक जो समतलीकरण हो रहा है वहाँ अशोका कालीन और बौद्ध अवशेष बार बार मिल रहे हैं। और उसको लीपा पोती करने के लिए, उन सबूतों को मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उस पर पर्दा डालने के लिए राम भक्ति के आड़ में और राम मंदिर बनाने के आड़ में कर रहे हैं और आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। यानी इस देश भारत में लोकतंत्र की हत्या और न्याय प्रक्रिया की इतना सशक्त ढंग से किया जा रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। यदि सम्राट अशोक की बात की जाए, यदि बुद्धा की बात की जाए, यदि अंबेडकर की बात की जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाए, संविधान की बात की जाए, तो यहाँ अपराध और जुर्माना लगाया जा रहा है। दलितों पर अत्याचार होता है, पुलिस केस तक नहीं लिखती है। पुलिस के मिली भगत से दलितों पर अत्याचार होता है, कत्ल होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है। ओबीसी के लोगों पर रेप होता है, बलात्कार होता है। और आप न्याय प्रक्रिया की गला घोंटते हुए जज की कुर्सी पर बैठ करके आप जुर्माना लगा रहे हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानूनन अपनी दुखदा और पीड़िता, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आपकी न्यायपालिका ही एक जगह है।
और वही लोग जाएंगे, यह एक सच्चाई है। और वहां से बैठ करके आपने असंवैधानिक फैसला दे करके और उस असंवैधानिक फैसले को बचाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए कि कोई प्रूफ न लाए, आप कहते हैं कि हिम्मत कैसे हुई सुप्रीम कोर्ट आने की। वह इस देश का नागरिक है, वह इस देश का नागरिक है और उसका अधिकार है कि अपनी विपदा को लेकर के, अपनी समस्या को लेकर के आपके कटघरे में, आपके न्याय हिरासत में, न्यायपालिका के अंदर खड़ा होकर के आपसे वो बात कहे। पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट के जज हो, वो पुनर्विचार करते हैं, आपको करना चाहिए। ये संवैधानिक मामला जो है, इस संवैधानिक मामले को आपने जांच नहीं करवाया। पूरा का पूरा एविडेंस, अगर बौद्ध लोग या बौद्ध पक्ष के रखने वाले गलत थे, आप पहले जांच कराते और सबूतों के आधार पर उनको गलत साबित करते और जुर्माना लगाते तो वह बात जायज थी। आपने जांच से भाग रहे हैं, उल्टे उन पर इल्जाम लगा रहे हैं आकि विदेशी फंडिंग से, वो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेशी फंडिंग से राम मंदिर को रोका जा रहा है। राम मंदिर को नहीं रोका जा रहा है, देश में बढ़ते हुए अंधविश्वास और पाखंड को रोका जा रहा है। राम मंदिर की समस्या नहीं है, समस्या यह है कि उस साकेत से राम का संबंध है भी या नहीं। और 1000 BC टू 300 BC पुरातत्व में जो रिकॉर्ड है वो इस बात को साबित करता है कि किसी भी हालत में राम का संबंध वहां नहीं हुआ था, वहां शासन नहीं किए थे। इसलिए कि हमारे साधु संत जो है अयोध्या, चाहे जहां के भी वो जिक्र करते हैं, उनका 8-9 लाख बरस पहले की वो बात करते हैं, जबकि वो अयोध्या पुरातत्व विभाग के रिपोर्ट के अनुसार 3000 बरस से पहले वहाँ कोई सबूत नहीं है। यानी जो भी सबूत है वहाँ बुद्ध और अशोक कालीन वहाँ सबूत बार बार मिल रहा है। आपको इस पर विचार करना चाहिए था। जो लोग बौद्ध पक्ष से अपना सबूत दिखा रहे थे उस पर आपको जांच बैठानी चाहिए थी और वो जांच रिपोर्ट लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सीधे सीधे तानाशाहों की तरह, राजाओं की तरह आपने ये फैसला सुना दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुप्रीम कोर्ट में आने की राम मंदिर के खिलाफ। अब इस देश में मैं सुमित रतन जी से और जो भी मानवतावादी इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानते हो, उनको देश की जनता को इस सच्चाई को बताना चाहिए जा करके आखिर किस तरह से इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज जो बैठे हुए हैं संविधान का गला घोटते हैं, इंसानियत का गला घोटते हैं और ये संविधान का व्यावरू कर रहे हैं। ये इस बात का पक्का सबूत ये क्लियर हो गया कि भारत की न्यायपालिका संविधान को नहीं मानती, न्याय प्रक्रिया को नहीं मानती। ये पीठ पीछे किसी के इशारे पर आरएसएस जैसे लोगों को मनुवादी इशारे पर काम कर रही है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए मैं बार बार आगाह करने का काम किया हूं। आप यदि नहीं संभलेंगे तो मैं खास करके ओबीसी SC/ST के लोगों से कहना चाहता हूं कि राम भक्ति के आड़ में, राम भक्ति के पर्दे के पीछे से इस देश के बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए नेता और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज लोग आपको गुलाम बनाने की प्रक्रिया को रास्ता साफ कर रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं
और ये गाज आप पर धीरे धीरे गिर रही है। आपके अधिकारों को, आपके आरक्षण व्यवस्था को, आपको सरकारी मिलने वाली सुविधाओं को इस कोरोना के लॉकडाउन में आपको घर में बंद करके और सारे फैसले आपके खिलाफ लिए जा रहे हैं। सोचो, विचार करो, ध्यान दो इस पर। अब यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो राम भक्ति के आड़ में, राम मंदिर के पर्दे के पीछे आपका वोट लेकर के राज्यसभा और लोकसभा में पहुंच करके ये लोग भारत के संविधान को खत्म करके और मनुवाद यानी रामराज के नाम पर आपको शूद्र बनाने का रास्ता क्लियर कर रहा है ये सुप्रीम कोर्ट। ये क्लियर हो गया कल के ये डिसीजन से। अब जो है इस बात को पूरे देश को बताना चाहिए कि इस देश में भारत का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। भारत के संविधान की धज्जियां और लोकतंत्र की हत्या सुप्रीम कोर्ट के जज ही कर रहे हैं। आप जाओगे कहां? आपकी बात न थाने में सुनी जाएगी, न पुलिस में सुनी जाएगी, न डीएम के पास सुनी जाएगी, न सुप्रीम कोर्ट के पास सुनी जाएगी। ये बहुत बड़ा संकेत है आपको गुलाम बनाने का। राम राज के नाम पर, राम भक्ति के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर ये हो रहा है। अगर आप नहीं चेतोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी को गुलाम होने से, पढ़ने का अधिकार, आईएएस बनने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, धन रखने का अधिकार छीन जाने से आपको कोई नहीं बचा सकता। चेत सके तो चेत, अभी से गंभीर समस्या और कोई नहीं हो सकता। बिना जांच के, बिना परीक्षण के भारत के संविधान में ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई धारा नहीं है कि बिना जांच के, बिना साइंटिफिक एविडेंस के किसी को अपराधी घोषित कर दिया जाए और उस पर जुर्माना लगा दिया जाए। जब कोर्ट ने जांच ही नहीं कराया, कोर्ट ने उस पर कोई प्रूफ नहीं, सीधा जुर्माना लगा दिया। ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, ये तानाशाही प्रक्रिया है। भांते सुमित रत्न जी जो अपने एक एक शब्द को उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा। विश्व के मानवतावादी लोगों को लिए अच्छा संदेश लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बहुत सारे लोग जो भी ओबीसी एससी एसटी के नेता हैं, जो भी भारत मूल निवासी के नेता हैं, आप चाहे जिस पार्टी में हो इस पर विचार करें, गंभीरता से विचार करें। नहीं तो आने वाली जनता आपसे सवाल पूछेगी और आपको एक एक सवाल का, एक एक शब्द का जवाब देना पड़ेगा। ये देश गुलाम होने जा रहा है। भारत के धरती पर इस 70 साल की आजादी में सुप्रीम कोर्ट के जज के कुर्सी पर बैठ करके इस देश का जज ही आपको गुलाम बनाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। ये हालात ये देश में पहुंच गई है। इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यही इल्जाम लगा रहे हैं कि विदेशी फंडिंग के लिए सीबीआई जांच बैठाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन के लिए नरेंद्र मोदी जी विदेश, जापान फंडिंग के लिए, पैसे के लिए क्यों गए थे? क्या वो विदेशी फंडिंग नहीं है? जितना जहाजें मंगाई जाती है, लड़ाकू विमान, वो विदेश से मंगाई जाती है और उसके लिए विश्व बैंक से कर्जे लिए जाते हैं तमाम कामों के लिए। क्या वो विदेशी फंडिंग नहीं है? क्या देश में काम करने के लिए, देश को विकास करने के लिए क्या विदेशी फंडिंग नहीं आता है? क्या जब देश में बाढ़ आते हैं, क्या देश में भूकंप होते हैं, तो क्या देश को बचाने के लिए विदेशी फंडिंग नहीं आते हैं? उत्तर है, आते हैं। हर देश के लोग अपने फंडिंग को सहायता के लिए देते हैं और इस देश के प्रधानमंत्री भी जरूरत पड़ने पर विदेशी फंडिंग के लिए जाते हैं। जब वो अपराध नहीं है
तो बुद्धा के अवशेष को, सम्राट अशोक के अवशेष को और विरासत के बचाने के लिए अगर विदेश से फंडिंग मिलता ही हो, हालांकि सुमित रत्न ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने कोई विदेशी फंडिंग नहीं लिया है, लेकिन अगर मिलता ही हो तो बुलेट ट्रेन के लिए विदेशी फंडिंग अपराध नहीं है, तो यह अशोका और बुद्धा की विरासत बचाने के लिए विदेशी फंडिंग अपराध कैसे हो जाएगा? विदेशी फंडिंग किसी भी तरह से अगर अपराध है तो क्या आपने किसी पर जुर्माना लगाया? विदेशी फंडिंग तो आता ही है, बीजेपी में भी आता है, बीजेपी के लोग भी आरएसएस में भी आता है। विदेशी फंडिंग अपने अपने काम के लिए, देश के लोग भी फंड देते हैं, चंदा देते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं वो भी देते हैं। यह अपराध कैसे हो गया? विदेशी फंडिंग तब अपराध होगा, विदेशी फंडिंग तब अपराध होगा जब विदेशी फंडिंग में देश में नुकसान पहुंचाने का काम किया जाएगा, कहीं बम ब्लास्ट कराने का काम किया जाएगा, किसी को गोली मारने का काम किया जाएगा। वो व्यक्ति विदेशी फंडिंग से पैसा लेकर के किसी को गोली मारता है, किसी को डकैती डालता है, कहीं बम फोड़ता है, वो अपराध में आता है। अशोका और बुद्धा को या किसी के विरासत को बचाने के लिए, चाहे वो चंदा भारत से आए चाहे विदेश से आए, वो से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भी लेते हैं, सब लोग लेते हैं। ये क्या सच नहीं है कि बुलेट ट्रेन के लिए जापान उस देश को गए थे जो खुद जापान जो है बुद्धा को सिरोधार्य करता है? तो बुद्धा के देश से, बुद्धा को नमन करने वाले देश जापान से आप फंडिंग लेते हैं तो अपराधी नहीं है। बेशर्मी के साथ आप फंडिंग ले लेते हैं और भारत में बुद्धा के अवशेष को, अशोका के अवशेष को, विरासत को बचाने की बात की जाती है तो विदेशी फंडिंग के नाम पर जुर्माना लगाते हैं। यही न्याय का गला घोटने का काम आप कर रहे हैं। दोस्तों, इन सारे शब्दों पर, इन सारे बातों पर आप विचार करिए। मैं खास करके भारत मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी को लोगों को मैं बार बार आगाह किया हूँ, और अभी नहीं चेतेंगे तो आपका आने वाला भविष्य इस राम के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर आपको गुलाम बना लिया जाएगा, और आने वाले आपकी अगली पीढ़ी को पढ़ने लिखने, नौकरी, सर्विस, सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। और जो आज से 100 साल पहले जो आपका पुरखा गुलामी करता था, दास बना रहता था, मजदूरी करता था, नमक और प्याज रोटी पर विवश था काम करने के लिए, उसी हालात में आपको पहुंचा दिया जाएगा। अब समय कम है, ओबीसी के लोग खास करके कहता हूं कि अब समय कम है, आप इसको समझिए, आप इसको सोचिए और पुनर्विचार करिए अपने फैसले पर। नहीं तो ये धर्म, भगवान और देवी देवता के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर आपको ठगा जा रहा है और आपके अधिकार को छीनने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। वो भी कोरोना के लॉकडाउन में वो हो रहा है। आप इसको देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। अपना ख्याल रखिए और लोगों तक यह बात पहुँचाइए, लोग इस पर विचार करें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि आप संविधान की रक्षा करें तो बेहतर होगा। आपके आने वाली भविष्य में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अगर नहीं करेंगे तो जनता विद्रोह पर उतरेगी, क्योंकि जनता को न्याय चाहिए और न्याय के लिए न्यायपालिका में जाएगी। जब न्यायपालिका का जज ही झूठ, पाखंड और आतंक को बढ़ावा देगा तो फिर इस देश में न्याय प्रक्रिया और लोकतंत्र की हत्या हो गई, हत्या होती रहेगी। आप खुद लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या से संबंध जो राम का जोड़ा जाता है वह बुनियाद ही गलत है, वह बुनियाद ही गलत है। 100% वहाँ कोई सबूत नहीं है
और यही कारण है कि समतलीकरण के अंतर्गत जो वहाँ मिल रहा है वो बुद्धा का अवशेष, अशोकाकालीन, वो सारे सबूत हम लोग वीडियो में डाले हैं। आपको जांच कराना चाहिए था उसमें कितना गलत है जो लोग वो पक्ष रख रहे थे। अगर वो गलत होते, अगर वो झूठे होते, तब आप एविडेंस के आधार पर अगर सजा सुनाते या जेल करते या फाइन लगाते, जुर्माना लगाते आप, तो आपकी सराहना होती। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधे डायलॉग दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राम मंदिर के खिलाफ जाने की? सर महोदय जी, वो राम मंदिर की बनाने की प्रक्रिया ही अंधविश्वास पर खड़ा है, पाखंड पर खड़ा है। इस पर बहुत जांच और विश्लेषण की जरूरत है। इस पर बहुत अभी जांच के अंतर्गत ये पहल करने की जरूरत है। राम मंदिर का कोई खिलाफ नहीं है। राम मंदिर के नाम पर पाखंड और गुलाम बनाने के और करोड़ों करोड़ों लोगों के अधिकार छीनने के जो साजिश की जा रही है भारत में, उसके खिलाफ है। वो सब राम मंदिर के नाम पर हो रहा है, राम के नाम पर हो रहा है और लोगों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया पहल की जा रही है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात को बताने का काम करिए। और मैं बोधिसत्व सुमित रतन जी से मैं नमो बुद्धाय नमन करते हुए कहता हूँ कि अपना संघर्ष करिए और सच्चाई जनता को बताइए। और जो भी पहल प्रक्रिया आपको करना है इंटरनेशनल स्तर पर, कम से कम पूरे विश्व के लोग जानना चाहिए कि भारत में किस तरह से संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे जज हो, वो किस प्रकार से न्याय का गला घोटते हैं और बुद्धा और अशोका का अवशेष सबूत मिटाने का प्रक्रिया किया जाता है। किस तरह से भारत मूल निवासियों को कत्ल करवाया जाता है और उसके गुलाम बनाने का रास्ता साफ किया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनता के बीच में आप जाइए और उन लोगों के इंटरनेशनल स्तर पर अब ये समय आ गया है कि यहाँ की न्यायपालिका में समय न बर्बाद करके इस सारे मामले को, सारे कोर्ट के डॉक्यूमेंट को निकाल करके इसको इंटरनेशनल कोर्ट में रखने का काम करें, ताकि दुनिया जाने कि भारत में, एक लोकतंत्र की महानता वाले भारत में क्या हो रहा है, किस तरह की प्रक्रिया हो रही है, किस तरह के कभी मुसलमानों पर, कभी क्रिश्चियनों पर, कभी ओबीसी एसटी पर, कभी बुद्धा पर, कभी अंबेडकर पर यहाँ मूर्तियाँ तोड़ी जाती है और उनके विचारों का गला घोटा जाता है। मानवतावादी, इंसानियतवादी विचारों का गला घोटने का काम किया जाता है। यह बात लोगों को जानना चाहिए, देश के लोगों को भी जानना चाहिए और इंटरनेशनल स्तर पर इस बात को पहुंचाने का काम आप लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और बिल्कुल इस साजिश का खुलासा होना चाहिए। मैं आपके साथ